देखो, जो ज़मीन में जो CN रेशियो है, जो ह्यूमस है, खेती का अगर संपूर्ण हम दारोमदार माने तो सॉइल ही है। हालांकि क्लाइमेट भी है, बायोडाइवर्सिटी भी है, सूरज की रोशनी भी है, आकाश भी है, लेकिन सबसे जो प्रमुख चीज़ है खेती में वो है सॉइल। ठीक है ना। तो जो मृदा है, जिसको हम मृदा कहें, सॉइल कहें या धरती माँ कहें, ये जब हम सॉइल कहते हैं तो थोड़ा साइंस का शब्द हो गया, और धरती माँ जब कहते हैं तो ये दर्शन का विषय हो गया। खेती हकीकत में जो खेती है वो दर्शन शास्त्र का विषय है, क्योंकि खेती प्रकृति की व्यवस्था में की जाती है। प्रकृति की व्यवस्था परमात्मा द्वारा हमको प्रदत्त की गई है। अनादिकाल से इंसान इस धरती पर अपने जीवन की चीज़ों को उगाता चला आया, और आज कलयुग में, इस समय वर्तमान में, हमें कहते हैं कि ये विज्ञान का विषय है। कृषि को, जो कृषि है, कृषि दर्शन का विषय है। जब तक कृषि को हम दर्शन के नज़रिए से देखते रहे तो इंसान के जीवन में कोई मुश्किल नहीं आई। आज के ठीक 70 साल पहले गांव में कोई भी व्यक्ति शहर जाने के लिए राजी नहीं था। गांव का एक इतना खूबसूरत परिवेश था, उसमें लैंडलेस फैमिली भी थी, लेकिन किसी को भी गांव छोड़ करके पलायन करने की स्थिति नहीं थी। आज भूमिहीन किसान, भूमिहीन जो फैमिली है वो तो पलायन कर ही चुकी। आज लघु सीमांत कृषक भी गांव से पलायन करने के लिए आतुर बैठे हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जो कृषि है, कृषि में मैंने विज्ञान, यानी कृषि को मैंने कहा कि कृषि साइंस का विषय है, कृषि विज्ञान का विषय है। आज कृषि वैज्ञानिक एक बात पर दलील देते हैं, जब कोई प्राकृतिक खेती का, ऑर्गेनिक खेती का, सनातन कृषि की बात करना चाहता है, यानी कि किसानों को फिर से उन्नत खेती, मध्यम मानने से चाकरी, भीख निदान, कि किसान कैसे समृद्धशाली बने, हमारे देश के गांव का जो सिनेरियो है कैसे पुनर्स्थापित हो जाए, कैसे लोग ठीक हो जाएं, कैसे लोग गांव में रुक जाएं। ऐसी बातों की जब भी चर्चा होती है तो ये विज्ञान के लोग कूद पड़ते हैं बीच में कि नहीं नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। ये जो दलील देते हैं कि बिना यूरिया के, बिना DAP के, बिना पेस्टिसाइड के, बिना मैकेनाइजेशन के खेती संभव नहीं है, ये ऐसे अज्ञानी लोग हैं जिनकी नज़र में इस देश का जन्म 1947 में हुआ। इनके पास सारे डाटा, आज की तारीख में जो देश में खाद्यान्न उत्पादन है, ये सारे डाटा को 1950 से कंपेयर करते हैं। एक ही बात बार बार बोलते हैं कि 1950 में देश के लोग भूखों मरते थे। भूखों तो आज भी मरते हैं। अगर भूखों ना मरते होते तो फ्री राशन क्यों बांटा जा रहा है?
तो क्या है कि ये डाटा है, आंकड़ेबाजी है। तो ये क्या कहते हैं कि 1960 के दशक में, 1950 के दशक में देश के लोग भूखों मरते थे, क्योंकि यहाँ पर 50 मिलियन टन, केवल 50 मिलियन टन हम खाद्यान्न पैदा करते थे। आज 2024 हम पार कर गए, ये उत्पादन हमारा 350 मिलियन टन हो गया। डाटा में मैनिपुलेशन बहुत है। आज 350 है, ये कौन प्रूव करेगा? मैं कहता हूं 350 नहीं है, 300 है। उस समय 50 मिलियन टन था, मैं कहता हूं 50 मिलियन नहीं था, 100 मिलियन टन था। पढ़े लिखे लोग जो चीज लिख देंगे वही सत्य नहीं होगी, सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। तब लोग रोटी चपाती नहीं खाते थे, रोटी खाते थे, टिक्कर खाते थे, और एक आदमी 8-10 टिक्कर खाता था, आज व्यक्ति 2 चपाती खाता है। चलिए हम एक और चीज बोलते हैं कि हमने इतिहास में, आज हम इस इतिहास को प्रूव करते हैं कि 1950 में मेरे देश के लोग भूखों मरते थे और आज 350 मिलियन टन खाद्यान्न है। हम कहते हैं इतिहास पढ़ना, तो और पीछे चलो। 17वीं शताब्दी में यानी 1950 के ठीक 250 साल पहले, 17वीं शताब्दी तक भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत को पुरोहित राष्ट्र कहा जाता था, और भारत दुनिया का 34% खाद्यान्न पैदा करता था और विदेशों में निर्यात करता था, बदले में सोना चांदी आता था। तो इतिहास पढ़ना है तो 17वीं शताब्दी का पढ़िए कि 17वीं शताब्दी में जब कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं थी, कोई विज्ञान नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब आखिर भारत दूसरे कंट्री में खाद्यान्न कैसे निर्यात करता रहा होगा। चलिए, अगर विज्ञान ये कहता है कि हमारी वजह से 300 मिलियन टन, इस डाटा को लेते हैं, हमारी वजह से 50 मिलियन टन से 350 मिलियन टन खाद्यान्न हो गया, चलिए इसका श्रेय आपको जाता है। लेकिन ये जो मृदा थी, जो सॉइल था, सॉइल में जो जीवांश कार्बन की बात करते हैं, जीवांश कार्बन 1950 में 0.60% था, जो आज घट करके 0.30% बचा है। इसका श्रेय भी तो विज्ञान को जाता है। 1950 के दशक में 40 से लेकर के 60 फुट पर पूरे देश में पानी था, हर गांव में कुएं से पानी निकाल के पिया जाता था। आज ये पानी 180 से 250 फीट की गहराई में पहुंच चुका है। इसका भी श्रेय वैज्ञानिकों को लेना चाहिए। 1950-60 के दशक में हमारे देश की जैव विविधता यानी खेत में केंचुआ था, मेंढक था, तितली थी, मधुमक्खी थी, चिड़िया थी, आज वो कुछ नहीं दिखाई देती हैं। इसका भी श्रेय, बायोडाइवर्सिटी को नष्ट करने का श्रेय भी वैज्ञानिकों को जाता है। आज देश में 50% लोग बीपी के, शुगर के, कैंसर के मरीज हैं। इसका श्रेय भी विज्ञान को लेना पड़ेगा। अगली बात, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, एक बात पर विचार करिए कि ये
जैसे हमारा ऑर्गेनिक कार्बन इतना हो गया, भूगर्भ जल इतना घट गया, बायोडाइवर्सिटी इतनी खत्म हो गई। अगर हम इस बात को सत्य माने कि खेती विज्ञान का विषय है, तो आखिर कितने दिन और 140 करोड़ लोग कितने दिन और जी पाएंगे? क्योंकि प्राकृतिक संसाधन, जमीन की फर्टिलिटी और पानी खत्म होने की कगार पर है। तो प्राकृतिक खेती हमको इसलिए नहीं करनी कि इसमें कोई बहुत लाभ है, लेकिन हाँ, जीवन की खुशहाल जीवन की गारंटी है, जीवन की सस्टेनेबिलिटी की गारंटी है, स्वस्थ जीवन की गारंटी है। तो आज हम आपसे एक मित्र बात करेंगे कि खेती की हकीकत क्या है, क्योंकि आज भी लोग आपको गुमराह कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो प्राकृतिक खेती की बात करते हैं वो भी अंदर से ये चाहते हैं कि किसान देश का प्राकृतिक खेती ना सीख पाए। उसको ऐसी अनर्गल बातें बताते हैं ताकि वो फंस जाए और ऊब जाए और फिर रासायनिक खेती की ओर लौट जाए। आज का जो मेरा विषय है वो है मिट्टी। अगर मैंने धरती माँ, सीधा सीधा रिलेशन है, हम सब धरती की संतान हैं, धरती में रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ धरती में करते हैं। धरती जितनी संपन्न होगी, जितनी संपन्न होगी, हम उतने ही संपन्न होंगे। अगर धरती संपन्न नहीं है, जैसे ये धरती माता में मैंने बोला कि इस धरती में जो जीवांश कार्बन है वो 1% से अधिक होना चाहिए, मिनिमम 1% से अधिक होना चाहिए, जिसके बारे में मैंने बताया जो 0.30 बचा है। अब ऐसी दशा में, क्योंकि देखिए कोई भी वनस्पति हो, खाद्यान्न हो, फल हो, सब्जियां हो, सब्जी के अंदर, फल के अंदर, खाद्यान्न फसलों के अंदर जो पौष्टिकता है, जो टेस्ट वैल्यू है, वो तब आएगी जब सॉइल में 1% से अधिक ह्यूमस होगा। अब इसको जब हम कहते हैं जीवांश कार्बन, तो जीवांश कार्बन के बारे में बताऊं तो हम आज फसलों के लिए 16-17 पोषक तत्वों की बात करते हैं, जिसमें 3 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये जलवायु से मिलता है, और पौधे का 90% हिस्सा, 95% भाग इसी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। पौधे को मात्र 5% ऊर्जा की जरूरत होती है सॉइल से। कितनी? 5%। ये हमको जमीन से मिलती है। वेद का सूत्र है जीवै जीव आहार। एग्जैक्टली इस यूनिवर्स में जितना भी जीव है वो जीव ही जीव का आहार है। हम बकरी, गाय, भैंस, वनस्पतियां खाते हैं। हमारे द्वारा छोड़ा गया वेस्टेज यानी मलमूत्र, या गाय, भैंस, बकरी के द्वारा किया गया मलमूत्र, या फसलों का अवशेष, या बाग बगीचों की पत्तियां, इनको सूक्ष्म जीव खाते हैं। सूक्ष्म जीव किसी मूली नहीं खाता, सूक्ष्म जीव फल नहीं खाता। जब फल मेरे लिए अनुपयोगी है, मैं जमीन में फेंक देता हूं, तब उसको सूक्ष्म जीव खाता है। और जब सूक्ष्म जीव मरता है, जो जमीन में रहने वाले जीव हैं, जब वो मरते हैं तो उनका जो जीव द्रव्य है, जीवांश है, वो वनस्पतियां लेती हैं। इतना सच सिद्धांत है। वनस्पतियों को नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटाश चाहिए, जिंक चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए। किसने बोला?
मैं कहता हूँ वनस्पतियों को नाइट्रोजन, पोटास, फास्फेट कुछ नहीं चाहिए। वनस्पतियों को जीवांश चाहिए। जब विज्ञान ये नहीं जानता था तो वनस्पतियां ठीक थीं, तो हर खाद्यान्न में पौष्टिकता थी, हर फल सब्जी में टेस्ट था। जब हम अनपढ़ थे, जब मैं ये जानते ही नहीं था कि फसलों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, मैग्नीज का पर चाहिए, तो क्या इनको नहीं मिलता था? तो भी मिलता था। ये इंतजाम सब कुदरत करती है, इंतजाम सब प्रकृति करती है। मनुष्य को, ज्ञानी मनुष्य को प्रकृति की व्यवस्था को ठीक से समझना चाहिए। ज्ञानी को अगर मैं कहूँ खेती, जब मैंने लिखा यहाँ खेती दर्शन का विषय है, उसका मतलब ये हुआ खेती ज्ञान का विषय है। खेती माने ज्ञान। किसका ज्ञान? प्रकृति का ज्ञान, प्रकृति की व्यवस्था का ज्ञान। हमको प्रकृति की व्यवस्था के साथ कैसे मिल करके चलना है, ये वाला ज्ञान। और जब हम प्रकृति की व्यवस्था के साथ मिल करके चलने का प्रयास करते हैं तो यही धर्म है। प्रकृति की व्यवस्था को कंसीडर ना करना, प्रकृति की खेती में, पशुपालन में विज्ञान, तथाकथित कूट रचित लैब आधारित विज्ञान को इंट्रोड्यूस करा देना, ये अज्ञान है। मैं अगर शुद्ध शब्दों में कहूँ कि खेती में, कृषि में जो विज्ञान है, कृषि में जो विज्ञान है उसी का नाम अज्ञान है। क्यों? क्योंकि हम जब भोजन करते हैं, जो पानी पीते हैं, जो श्वास लेते हैं, पहला सुख निरोगी काया। हमें जीवन में, हम मनुष्य को निरोगी रहना है। निरोगी व्यक्ति ही सुख को प्राप्त, सुख की अनुभूति कर सकता है। यहां पर क्या हो रहा है? जब ये प्रकृति नेचुरल वे में कुछ चीजें हमको देती थी तो उसमें टेस्ट भी था और पौष्टिकता की गारंटी थी, स्वास्थ्य की गारंटी थी। जब यहाँ पर विज्ञान आया खेती में तो पानी में हैवी मेटल्स हो गए, सब्जियों में, फलों में इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड के रेजिडुअल इफेक्ट हो गए, यूरिया की मात्रा, नत्रजन की मात्रा भोजन में ज़्यादा हो गई, इम्बैलेंस हो गया। और इम्बैलेंस का परिणाम क्या हुआ कि मनुष्य के चेहरे पर मुस्कान नहीं है। मैं जो बताता हूँ किसान भाइयों, उसको अगर आप समझेंगे, क्योंकि ये जिंदगी केवल हमारे तक सीमित नहीं है। मैं इस धरती का अंतिम पीढ़ी का व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे मरने के बाद भी इस संसार को चलना है, मेरे बच्चों को जीना है, फिर बच्चों के बच्चों को जीना है। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस विज्ञान को फॉलो करके मैं आगे बढ़ रहा हूं, वो विज्ञान आपको 10-15 साल के लिए सामूहिक आत्महत्या के लिए प्रमोट करने वाला है। ये विज्ञान ने, कृषि के इस आधुनिक तकनीकी के विज्ञान ने ही किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। नहीं तो किसान तो राजा था। आज देश का 85-90% किसान कर्ज में डूबा है। अगर विज्ञान, तुम्हारी साइंस अच्छी थी तो किसान को कर्जदार नहीं होना चाहिए था। जब यहाँ मैंने 50 मिलियन टन से बढ़ा के 350 मिलियन टन, यानी 7.5 गुना अगर मैंने पैदावार बढ़ा दी, तो किसान की आमदनी भी बढ़नी चाहिए थी। विज्ञान एक्चुअली कर क्या रहा है? विज्ञान को अगर ठीक नज़रों से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि विज्ञान किसान के लिए, प्रकृति के लिए नहीं है। पूरा का पूरा कृषि विज्ञान सेल्फ के लिए और किसी और के लिए काम कर रहा है, किसान के लिए तो जीरो वर्क। कई बार हमारी इन्हीं बातों पर देश के कृषि वैज्ञानिकों से हाथ-टाक हो जाती है। मैं तो सीधा कहता हूं, अगर उत्पादन, ये खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने का आप श्रेय अपने ऊपर ले रहे हो तो किसान जो सुसाइड करता है उसका भी श्रेय आपको लेना पड़ेगा। जैसे कोई हादसा हो जाता है, अभी कुंभ में एक हादसा हुआ, कल नई दिल्ली में एक हादसा हुआ, तो उसको क्या कहा जाता है? ये किसकी जिम्मेदारी थी?
जिम्मेदारी प्रशासन की थी, कुंभ के आयोजकों की थी। और देश में जो हजारों किसान प्रतिवर्ष आत्महत्या करते, जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी वैज्ञानिकों को लेनी पड़ेगी। क्यों? आपने इस जमीन को बंजर बना दिया, जिसके कारण उसकी कास्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ गई। तो किसान भाइयों, मैं ज़्यादा नहीं कहता हूं कि आप किस पर दोष आरोपण करें। तकलीफ में आप हैं तो आपको ये विषय समझना कि मुझे तकलीफ से बाहर कैसे निकलना है। तो मैं एक ही चीज़ पर की बात कर रहा हूं आज, कि हमको जमीन में ह्यूमस बढ़ाना है। आज का जो विषय है, जमीन में, मृदा में, धरती माँ में ह्यूमस कैसे बढ़ाएं। अब विज्ञान की कूट रचना देखना है। एक्चुअली सॉइल में पुराना शब्द है ह्यूमस, जिसको आज हम ह्यूमस ना बोल करके कहने लगे हैं जीवांश कार्बन। ह्यूमस को मैंने जीवांश कार्बन क्यों कहा, यह भी वैज्ञानिकों का है। शब्द के अर्थ पर जाइए। जो ह्यूमस है, इसमें 3 पदार्थ हैं, यानी कि कार्बनिक पदार्थ है, इसमें जिंदा जीव हैं, और इसमें जीवों की मृत इकाइयां भी हैं। मृत सेल भी हैं। जीवांश कार्बन क्या है? कार्बन है, जीवांश मृत सेल हैं। जिंदा सेल की गारंटी नहीं है, इसलिए ह्यूमस को जीवांश कार्बन शब्द कर दिया गया। ठीक है ना? देखिए और एक उदाहरण, ये वैज्ञानिकों ने मान लिया कि सॉइल में अब बेनिफिशियल माइक्रोब्स नहीं है। ये नहीं है। कैसे मान लिया? इन्हें पता है कि जब मैंने किसानों को दीमक को मारने के लिए, व्हाइट ग्रब को मारने के लिए, निमेटोड्स को मारने के लिए सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड डलवाए, जब मैंने सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड डलवाए, उन्हें पता है जब केचुआ मरेगा, दीमक मरेगा, व्हाइट ग्रब मरेगा, तो सूक्ष्म जीव क्यों नहीं मरेंगे? पता है उनको। इसीलिए एक शब्द आया बायो फर्टिलाइजर, मतलब जैव उर्वरक, बायो उर्वरक। जो पहले तो केवल राइजोबियम आता था, 1987 तक केवल राइजोबियम की पहचान कर पाए लोग, यानी 1987 तक केवल एक था, आज ये 27 हो गए। एक प्रश्न है मित्र, क्या ये पहले 27 नहीं थे? पहले भी थे, हम नहीं जानते थे। आने वाले समय में क्या पता ये 270 हो जाएं। यानी कि विज्ञान जब तक इस पूरी हकीकत को समझेगा, जब तक यहां धरती से मानव सभ्यता विलुप्त हो चुकी होगी। मैं क्या कहता हूं, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम ये नहीं है, बस हमें इतना जानना है कि इस धरती माँ में जब मैंने माँ लिखा है तो माँ का मतलब जीवित है, और जीवित का मतलब है इस धरती के अंदर अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। तो ये जो जीवांश कार्बन है, मतलब बेसिक हमको जमीन में ह्यूमस बढ़ाना है, जीवांश कार्बन नहीं बढ़ाना। शब्दों में सुधार करिए। तो हम क्या कहते हैं, हमें जमीन में ह्यूमस बढ़ाना है। और अगर किसी को समझ में ना आए तो चलिए जीवांश कार्बन बढ़ाना है, एक ही चीज है। चलिए, लेकिन अब क्या है, तो एक विषय आता है कि आपने कभी पढ़ा होगा CN
रेशियो हर किताब में लिखा मिल जाएगा। लोग कहते हैं CN रेशियो गड़बड़ा रहा है। सच्चाई है कि CN रेशियो बस एक किसी जमाने में किसी सज्जन ने बेचारे ने जिसने नाइट्रोजन की खोज की तो उसने एक कॉन्सेप्ट दिया कि सॉइल में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का एक रोल है, क्योंकि तब पहली मर्तबा नाइट्रोजन केवल समझी गई कि नाइट्रोजन एक एलिमेंट है जो बहुत जरूरी है। मित्र, ये जो CN रेशियो है इसका कहते हैं स्टैंडर्ड होना चाहिए 10:1, यानी कि 10 भाग कार्बन होगा तो उसमें एक हिस्सा नाइट्रोजन नहीं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब है फसलों के लिए सभी पोषक तत्व 14, चूंकि 3 तो जलवायु से मिलेंगे। न्यूट्रिशन का मतलब है इस कार्बन में से जो प्राप्त होगा वो उसमें सारे पोषक तत्व होंगे, क्योंकि ये अपेक्षा की गई है कि फसल जो लाई है जमीन से वो सब कुछ इसमें होगा। अब ये CN रेशियो गड़बड़ा गया। इसका फार्मूला क्या है आप देखेंगे इधर, कल मैंने इस पर बोला था 1 एकड़ ये जमीन का टुकड़ा है, इसकी अगर 6 इंच मिट्टी का भार तौला जाए तो 8000 कुंटल होता है। एक % ह्यूमस या जीवांश कार्बन, 1% जीवांश कार्बन का हुआ कि इस जमीन में 80 कुंटल ह्यूमस होना चाहिए। 80 कुंटल। आज जब हम मिट्टी की जांच कराते हैं तो उसमें ह्यूमस निकलता है 0.03%, यानी कि अभी आपकी जमीन में ये 24 कुंटल है, यानी कि 56 कुंटल कम है। मित्र, जिस जमीन में 56 कुंटल यानी 70% जीवांश कार्बन की या ह्यूमस की कमी होगी, तो आप कल्पना करना उसमें मैं टमाटर बोऊंगा तो टमाटर में चूंकि ह्यूमस की कमी है तो हम तो यूरिया और DAP डाल के टमाटर की वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। कभी कभी जिंक डाल देते हैं, कभी कभी कुछ कर देते हैं। यानी कि संतुलित उर्वरकों की जब बात आती है, संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, कोई माई का लाल क्रॉप के लिए संतुलित पोषक तत्वों का प्रबंधन नहीं कर सकता। कोई माई का लाल, क्योंकि आप जरा लाइए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ठीक है, अब जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, बोरोन, निकिल अगर किसान बाजार में खोजने निकलेगा ना तो भाई साहब है नहीं। तो आप कैसे कह सकते हैं संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन? एक विषय है संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, और जब संतुलित की बात करते हैं तो केवल यूरिया, DAP, पोटाश, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। क्या ड्रामा है भाई, कब तक चलाएंगे? मैं कई बार एक चीज बोल देता हूं, कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, किसान के साथ झूठ कब तक बोलेंगे? खेती के साथ झूठ का कारोबार कब तक चलेगा? और ये विषय खेती का नहीं है, ये प्रकृति और भगवान का विषय है। भगवान के साथ झूठ कब तक बोलें? भगवान के साथ छल कब तक करें? तो 8000 कुंटल मिट्टी में 80 कुंटल जीवांश कार्बन होना चाहिए। आज 24 कुंटल है, 56 कुंटल की कमी है। इसलिए यह तो क्या होता है, क्योंकि सीधी सीधी बात है, बीमारी के बारे में कई बार ऐसा बोला जाता है कि किसी पोषक तत्व की कमी पर भी बीमारी होती है। तो आज तो क्या है, आयरन की कमी से कोई बीमारी है किसी फसल में, या जिंक की कमी के लक्षण परिलक्षित होते हैं फसल में, या मोलिब्डेनम की कमी से कोई फसल में बीमारी दिखती है, बीमारी जैसा दिखता है।
और हम फंजीसाइड डलवाते चले जा रहे हैं। तो जो फसल बीमार है, अब जैसे अगर जीवांश कार्बन सही नहीं है तो क्या होता है, कोई फसल बीमार होती है। कोई भी फसल बीमार है तो एग्जैक्टली क्या है, सॉइल बीमार है। सॉइल बीमार है, फसल बीमार नहीं है। सॉइल की बीमारी का लक्षण हमको क्रॉप में दिखता है। लक्षण कहाँ दिखेगा, क्रॉप में। सॉइल में तो देखने की सामर्थ्य नहीं, क्योंकि आप दार्शनिक नहीं हैं। आपको बीमारी का लक्षण किसी क्रॉप में दिखा, क्रॉप में कोई बीमारी दिखी। अब अगर आप किसी से पूछते हैं कि साहब मेरे उर्द में या मेरे टमाटर में, मेरी भिंडी में इस तरीके का लक्षण है, तो क्या बताया जाता है, ये फंजीसाइड डाल लो। कई बार कहा जाता है कि ये बीमारी एक इंसेक्ट से फैलती है, इसलिए इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड दोनों डाल दो। मतलब बाजार चलता रहना चाहिए। सॉइल के साथ क्या होगा, मनुष्यता के साथ क्या होगा, किसान की जेब कितनी ढीली होती है, हमें नहीं मतलब है। हमें तो मार्केट का जो सिस्टम है, वो सिस्टम को जिंदा रखना है। पेस्टिसाइड बिके, फंजीसाइड बिके, इंसेक्टिसाइड बिके, फर्टिलाइजर बिके, माइक्रोन्यूट्रिएंट बिके। ये खेती में किसी बाजार के निवेश की जरूरत ही नहीं है। और मैं तो बताऊं आपको, आज की तारीख में लोग कहेंगे क्रॉप में मट्ठा डाल दीजिए। कुछ लोग मट्ठे का चुटकुला करेंगे, कुछ लोग कहेंगे हींग डाल दीजिए, कुछ लोग कहेंगे फिटकरी डाल दीजिए, कुछ लोग कहेंगे कि लाल मिट्टी डाल दीजिए, क्योंकि लाल मिट्टी भी बेच रहे हैं लोग। आज की दुनिया में बिल्कुल मार्केट है, व्यवसायीकरण हो गया है। किसी को किसी की परवाह नहीं है, कोई कब मरेगा, कब जिएगा, क्या हालात से गुजरेगा, सबको अपनी अपनी पड़ी है। कृषि मित्र दर्शन का विषय है। कृषि का सिद्धांत है कि मैं दूसरों की चिंता करता हूं। तो हमको धरती माँ को जिंदा रखना है। कुल मिलाकर के आज का जो विषय, हमें धरती माँ को कैसे जिंदा रखना है और धरती माँ होती क्या है। धरती माँ के बारे में, धरती माँ को भी कुछ टास्क दिया है परमात्मा ने। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं। धरती माता में जब मैं कोई फसल बोता हूं, चूंकि मैं ज्ञानावतार का प्राणी हूं, मनुष्य ज्ञान का अवतार है, ये अपने लिए फसलें उगाता है। अपने लिए मेडिसिनल क्रॉप हो, वेजिटेबल क्रॉप हो, फ्रूट्स क्रॉप हो, दलहन हो, तिलहन हो, खाद्यान्न हो। एक चीज बताइए मित्र, इस धरती में कितने जीव रहते हैं? कितने प्रकार के जीव रहते हैं यहां पर? क्या आज देश का कोई वैज्ञानिक, देश का कोई किसान हिरन के लिए, खरगोश के लिए, गिलहरी के लिए, चिड़िया के लिए कोई क्रॉप बोता है? नहीं बोता है ना। मां की ड्यूटी है कि वो इनको भी पालेगी। इसीलिए आप देखना, आप मटर बोते हो लेकिन खेत में कुछ खरपतवार और उगते हैं। हिरनखुरी है, बोता है, भतुआ है, चौलाई है। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? खरपतवार। आप सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए, वैज्ञानिक भी। ये खरपतवार हैं, आपकी मटर को खराब कर देंगे। आपकी मटर को मिलने वाला पानी खरपतवार ले लेंगे, आपकी मटर को मिलने वाला पोषक तत्व तो खरपतवार लेंगे, और आपकी मटर को मिलने वाली सूर्य की रोशनी भी खरपतवार खा जाएंगे। तो क्या करें साहब? वीडीसाइड लो, इनको मार दो। मैंने वीडीसाइड लिया और खरपतवारों को खत्म कर दिया।
फिर इस मटर में इल्ली लगी। बोले साहब आप क्या कर रहे हैं? बोले इल्ली है, सब खा जाएगी मटर, तुमको क्या मिलेगा, इसको मार दो, कीट को मार दो। दो चीजें हैं, समझना जरा। आप अगर दार्शनिक होते तो इतनी बात समझ में आती कि आप इस खेत से पिछले 20 सालों में हर बार मटर बोते हैं और हर बार बीडीसाइड का इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद भी माँ धरती माता ये वीड्स बोती है। किसके लिए? ये माँ सिर्फ मनुष्य की माँ नहीं है, ये माँ इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक जीव की माँ है। इसको चिंता है गिलहरी क्या खाएगी, चिड़िया क्या खाएगी, केचुआ क्या खाएगा, बहुत सारे जीवों की चिंता। इसलिए माँ उनके लिए खुद फसल उगाती, जिसको आप खरपतवार कहते हैं। अगली चीज, पूर्वज कहते थे दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। किसी जमाने में खेत की मेड़ पर पेड़ थे, चिड़ियां थी। चिड़ियां इन कीटों को खा जाती थी। मैंने पेड़ काटे, बायोडाइवर्सिटी खराब की, चिड़ियां भाग गई, मर गई, खेत में नहीं है। अब एक कीट लगता है तो कीट, अब प्रॉब्लम आपके साथ हो गई तो आप इसको कीटनाशक डाल के मार दिए। आप जरा दार्शनिक हो जाइए। और मित्र, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर आज हम लोगों ने थोड़ी सी देर कर दी ना, इस विषय को समझने में अगर देरी कर दी, 10 साल के बाद देश का कोई वैज्ञानिक भी ये विषय नहीं समझ पाएगा। और आज भी मैं बता दूं, ऐसा नहीं है वैज्ञानिक खुश है। आज देश में किसी भी व्यक्ति से कहो कि चावल, शुद्ध चावल कहाँ मिलेगा, वो बेशक अलग की बात है कि किसी ने उसको प्राकृतिक की ब्रांडिंग कर दी, बात अलग की है कि अगला आदमी के पास पैसा है तो वो एक ऑर्गेनिक की शॉप में जा कर के ले आता, वो सोचता है कि मैं नेचुरल खा रहा हूँ। तुम नेचुरल नहीं खा रहे हो भाई साहब, आप अज्ञानी हैं, आपको भी वही मिल रहा है, केवल नेचुरल का ठप्पा है। क्योंकि जब आप नेचुरल पदार्थ की, नेचुरल खेती का विरोध कर रहे हैं तो नेचुरल मिलेगा कहाँ से? देश का हर व्यक्ति तो नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, पेस्टिसाइड को, सबको प्रमोट करने में लगे, और फिर बाजार झोला लेके जाते तो नेचुरल खोजते, तो बेईमानी है ना। अगर आपको नेचुरल की जरूरत है तो नेचुरल की वकालत करो, तो तुरंत खड़े हो जाते हो कि नहीं नेचुरल से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब मैं बताता हूं। लोग कहते हैं, बहुत सारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि साहब अगर नेचुरल फार्मिंग मैंने की, यानी कि मैंने केमिकल बंद कर दिए, तो हालात वो होगा जो 1950 के दशक में था, यानी कि लोग भूखों मरते थे। मैं विनोद कुमार सचान डंके की चोट पर कहता हूं कि अगर नेचुरल फार्मिंग को समझ करके नेचुरल फार्मिंग करोगे, नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा, नेचुरल, जब आपका नेचुरल सोच नेचुरल हो जाएगी, यानी कि प्रकृति के प्रति डिवोशन, धरती माँ के प्रति समर्पण, तो मैं गारंटी लेता हूं कि जैसे उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, जिस जमीन में जीवांश कार्बन 0.3% है, आप गेहूं बोते हैं, आप 120, 60, 40 की अनुपात में एनपीके देते हैं। जानते हो गेहूं का उत्पादन कितना है? ये जो गेहूं बोया है, इसकी क्षमता 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की थी। किसान से हकीकत पूछना, इसने केवल 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार ली है। क्यों? जब किसान ने समय से गेहूं बोया, समय से आपके कथनानुसार एनपीके डाला, समय से 5 पानी लगाए, वैरायटी का पोटेंशियल 70 क्विंटल का था, तो देश का उत्पादन 30-34 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पर क्यों टिका है?
अब मैं क्या कहता हूं कि अगर ये जीवांश कार्बन 1% हो जाए तो सुनना, ये यूरिया डीएपी पंथ और ये जो 30 कुंटल था ये नेचुरली 60 कुंटल पर पहुंच जाएगा। यूरिया डीएपी पोटास भी बंद। आपने केवल खेत को जोता और बो दिया और गेहूं पैदा हुआ 60 कुंटल। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने बोला कि इस जमीन में अगर 1 हेक्टेयर की बात करें तो मात्र 80 कुंटल कार्बन है यहां पर, जिससे साल में 8 कुंटल एनर्जी रिलीज होगी। और यहां पर 200 कुंटल कार्बन है, यहां 20 कुंटल एनर्जी रिलीज होगी। जब ये 20 कुंटल एनर्जी रिलीज होगी जिसमें जीवांश होगा तो सारे पोषक होंगे, आपको खाने में भी टेस्ट लगेगा और पौष्टिकता भरपूर होगी। ये हर फसल के साथ है, केवल गेहूं के साथ नहीं है, उद्यान के साथ, वेजिटेबल के साथ, मेडिसिनल क्रॉप के साथ। सॉइल अगर हमारी स्ट्रांग बनती है तो जुताई का खर्चा कम हो जाता है। जो 4 जुताई के बाद आप गेहूं बोने वाले थे वो केवल 2 जुताई के बाद बो सकते हो। जो गेहूं में आप 5, 6, 7 पानी लगाते थे वो पानी 3 लगाने पड़ेंगे, काम हो जाएगा। क्यों? मैंने आपको जंगल का सिद्धांत बताया है कि जंगल में किसी भी वनस्पति को, नाना प्रकार की वनस्पतियां, किसी भी वनस्पति को कोई पानी नहीं लगाता, किसी भी वनस्पति को कोई फर्टिलाइजर नहीं डालता, किसी भी वनस्पति में कोई बीमारी नहीं लगती, किसी भी वनस्पति को कोई इंसेक्ट डैमेज नहीं करता। क्यों? प्रकृति का जो ज्ञान है वहाँ पर प्रकृति समृद्धशाली है, और हम जहाँ रहते हैं वहाँ की प्रकृति का हमने सब कुछ चेंज कर दिया। आज लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा चैलेंज है ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा जलवायु परिवर्तन। दो विषय हैं जो बहुत चैलेंजिंग हो गए हैं और इनका समाधान केवल नेचुरल फार्मिंग है। केवल क्या? अगर इस सॉइल में, अगर हमारे देश की जमीनों में 1% से अधिक ह्यूमस हो जाए तो सूरज ने कोई तीसरी आंख को थोड़ी खोली। जब कार्बन होगा ना, जब जमीन में जीव होंगे ना, तो सूरज की सारी ऊष्मा एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। और जब जमीन बंजर हो जाती है, यानी उसमें ऑर्गेनिक कार्बन नहीं रहता है, उसमें जीवाणु नहीं रहते हैं, वहाँ पर नमी का अभाव होता है, तो सॉइल टेम्परेट होती है। और ना विश्वास हो तो जंगल चले जाइए। पचमढ़ी में लोग घूमने क्यों जाते हैं? माउंट आबू क्यों जाते हैं? तो यहाँ मैं ग्लोबल वार्मिंग का डंका पीटता हूँ, फिर पचमढ़ी में जाकर के पूरा 1 महीना गुजारता हूँ। क्यों? मैं कहता हूँ यहाँ भी पचमढ़ी जैसा हाल कर दीजिए ना, फॉरेस्ट की वकालत करिए ना कि खेत की मेड़ों पर पेड़ बहुत अच्छे होते हैं, किसान खेत की मेड़ पर पेड़ लगाए, किसान खेत में जीवांश कार्बन बढ़ाए। जलवायु, जलाशय, गांव के जलाशय खत्म, जंगल खत्म तो जलवायु परिवर्तन, जमीन में ह्यूमस कम तो ग्लोबल वार्मिंग। इस सरल से काम को लोगों ने इतना कठिन बना रखा है, इतना हुआ खड़ा कर रखा है कि कुछ मत पूछो। प्रकृति के जैसे भगवान की व्यवस्था है, परमात्मा की व्यवस्था है। अगर परमात्मा की, भगवान की व्यवस्था को मैं आत्मसात कर लूं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रकृति को इग्नोर करके, परमात्मा की व्यवस्था को इग्नोर करके अपने धंधे में लगे रहेंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है।
मुद्दा यह कि हर व्यक्ति धंधे में है। विज्ञान खराब नहीं है। विज्ञान में जब मैं कूट रचित बात करता हूं, विज्ञान में हम अगर ऐसा समझना चाहें, विज्ञान की परिभाषा है कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो हमारे जीवन के जितने भी विषय हैं, क्या भूमि के बिना जीवन है? नहीं है। तो विज्ञान में भूमि को शामिल करो। जल के बिना जीवन है, जल को विज्ञान में शामिल करो। वायु के बिना जीवन है, हर वस्तु में वायु की बात करो। आकाश के बिना जीवन है, तो विज्ञान में आकाश को शामिल करो। सूर्य के बिना जीवन है। जिस विषय में, जिस विज्ञान में मैं धरती को, पानी को, हवा को, आकाश को, अग्नि को और साथ साथ 84 लाख योनियों के जीवों को सम्मिलित करता हूं, तो ये ज्ञान के बाद विज्ञान माने और परिष्कृत ज्ञान, यानी कि ज्ञान में खूबसूरती। लेकिन अभी मैं क्या करता हूं? धरती को इग्नोर कर दूंगा, बारिश के पानी को इग्नोर कर दूंगा, ऑक्सीजन को इग्नोर कर दूंगा, सूर्य आकाश की तो कोई चिंता ही नहीं है, ढपोल संख्या बताऊंगा, तो फंस जाएंगे आप। सब का रचयिता ये भगवान है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, 84 लाख योनियों की रचना उसी के द्वारा की गई है। उसी में कहीं हम एक हैं। तो क्या हुआ? हमको इस संपूर्ण प्रकृति की व्यवस्था के साथ मिल करके रहना, इसी का नाम है प्राकृतिक खेती। हमें अपना जीवन जीना है, लेकिन किसी का जीवन नष्ट नहीं करना है। और कृषि का तो सूत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। यानी कि हे ईश्वर, हे भगवान, हे माँ दुर्गा, मैं चाहता हूँ कि इस धरती का प्रत्येक प्राणी सुखी एवं निरोगी बना रहे। ये भाव तो मैंने डिलीट कर दिया। अभी तो पेस्टिसाइड लेकर के दीमक दुश्मन है, इल्ली दुश्मन है, निमेटोड दुश्मन है, वो दुश्मन है, वो दुश्मन है, वो दुश्मन है, खरपतवार दुश्मन है। वेद में पढ़िए ना, धरती के निर्माण में कितने साल लगे। इस धरती की रचना को, धरती माँ की रचना में 3 करोड़ 40 लाख साल लगे। 3.40 करोड़ वर्ष लगे। अब आप कहेंगे 3 करोड़ 40 लाख साल कैसे लगे? क्यों? छोटी छोटी घासें, छोटे छोटे माइक्रोब्स, फिर बड़ी घासें, फिर झाड़ियाँ, फिर वृक्ष, फिर चूहा, फिर चींटी, फिर चीटा, फिर बिल्ली, फिर हिरन, फिर ऊंट, फिर हाथी। 3.5 करोड़ साल लगने के बाद तब कहीं मनुष्य योनि, तब आप धरती पर आए हैं, मनुष्य। और मनुष्य इस धरती में कहा गया ये ज्ञानावतार है। मनुष्य को ज्ञानावतार कहा गया। लेकिन आज की तारीख में क्या है? ये अज्ञानावतार बन गया। अज्ञान का पूरा ठेका इसी के पास है। हम ना जिएंगे ना किसी को जीने देंगे। जबकि मेरी मूल संस्कृति थी जीने दो और जियो, जीने दो और जियो। आज क्या हुआ? ना जिएंगे ना किसी को जीने देंगे। खुद कैंसर है, शुगर है, बीपी है, मर रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है, बिलक रहा है, चेहरे पर खुशी के भाव नहीं है। तो इंसान किसी को हंसता हुआ देख भी नहीं सकता, हर जीव को रुलाना चाहता है। मित्र, मैं अक्सर कहता हूं कि आप देश के किसानों को विषय समझना है। अगर आज नहीं समझे ना, तो कल बहुत देर हो जाएगी। फिर आप समझना भी चाहोगे तो समझने लायक नहीं रहोगे। नमस्कार।